हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है आपका दिन बहुत ही अच्छा गया होगा। आप खुश होंगे, आप स्वस्थ होंगे और आप मस्त भी होंगे और साथ में अपनी पढ़ाई में व्यस्त तो होना ही है। तो आज के सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं। आज के सेशन में मैं आपको क्लास 10th के जो हमारा केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है ना, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसकी पढ़ाई हमने करनी है, ठीक है। और मैं आपका राहुल, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मेंटोर, आपके इसी प्लेटफॉर्म पर। आपका इसलिए क्योंकि ये सिर्फ मेरा नहीं है, मैं इस पर सिर्फ पढ़ाता हूं, पर प्यारे बच्चों ये आपके लिए बनाया गया है। तो आप ही के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और सिर्फ आपका नहीं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का यहां बहुत ही प्यार से स्वागत मैं करता हूं, ठीक है। तो हम इस सेशन को डिलीवर करने वाले जो हैं उसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये आपका चैप्टर है, इस पर हमें बात करनी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं भाइयों बहनों कह सकता हूं क्योंकि आप मुझसे हो सकता है छोटे हो, आप मेरे यदि बड़े हैं तो मेरे साथियों, मैं सभी से एक गुजारिश करूंगा, मेरे भाई, मेरे साथियों, आप जिस भी एरिया से इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपके साथ एक छोटी सी बात कहूंगा। आप ना इस वीडियो को देखकर ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, पर हमेशा याद रखो कि जिसको ज्ञान की जरूरत है, जिसको चीजों की वाकई जरूरत है, हमें चीजों को वहां तक पहुंचाना होगा। इस वजह से मैं आपके साथ एक छोटी सी बात कहूंगा और एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल को हम शेयर भी करने वाले हैं। क्यों शेयर करने वाले हैं? क्योंकि मैंने जो बताया ना, आप सिर्फ ज्ञान खुद अर्जित मत कीजिए, उनको भी सहयोग दीजिए जो वाकई पढ़ना चाहते हैं। और इसी पर्पज से हमारी पूरी शिक्षाशास्त्र की टीम, जो ये आपके सामने चैनल दिख रहा है, शिक्षाशास्त्र का चैनल, वो पूरी टीम इसी पर्पज से लगी हुई है कि कैसे हम बेहतर तरीके से चीजों को आपके सामने रख सके। यहां आपको इंडिविजुअल क्लासेस के इंडिविजुअल टॉपिक्स, चैप्टर वाइज टॉपिक आपको पढ़ने के लिए मिलने वाले हैं। तो अभी यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, पहला काम। दूसरा काम, वो बेल आइकन वाला बटन भी दबा लो, क्योंकि यार जब कोई नई अपडेट आएगी तो मिलेगी कैसे भैया। क्लियर? चलिए, अब बिफोर गेटिंग इनटू द चैप्टर, मैं आपके सामने एक छोटी सी बात कहूंगा, इंपॉर्टेंट है इस वजह से। मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे साथियों, एक्चुअल में जब आप 10th क्लास में हो ना, तो आपके साथ बहुत ही प्रेशर चल रहा होगा। हो सकता है आपके साथ आपके माँ बाप का प्रेशर चल रहा हो, स्कूल का प्रेशर चल रहा हो, दोस्तों का प्रेशर हो, कोई यदि आपका स्पेशल वाला साथी है तो उसका प्रेशर। मेरे भाई, बहुत सारी चीजें चल रही होती, करेक्ट ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, हमेशा याद रखो, जब आप जीवन में बहुत सारे काम करते हो ना, तो हमारा दिमाग ना बस्ट हो जाता है। उससे बचने का सिंपल सॉल्यूशन पता है क्या है? जब भी आपके पास दो ऑप्शन हो, फॉर एग्जाम्पल आपके लिए पढ़ने का ऑप्शन हो और आपके लिए कोई ऐसा काम करने का ऑप्शन हो जो उस वक्त सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ना चाह रहे हो और आपके पास खेलने का ऑप्शन है। अब होता यूं है कि हम नॉर्मली करते क्या है, हम आसान काम चुन लेते हैं, पर आपको उस वक्त ये सोचना है क्या वो काम जरूरी था। इस वक्त आपके लिए पढ़ाई जरूरी थी, इस वक्त आपके लिए खेलना जरूरी था। तो ना बेटा, इसको हम प्रायोरिटी बोलते हैं, प्राथमिकता। और जीवन में जो व्यक्ति प्राथमिकता, प्रायोरिटी सही डिसाइड करता है, वही आगे बढ़ता है। एक आपका दोस्त जो पढ़ता भी है, खेलता भी है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि कब मुझे क्या करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खेलो मत, बिल्कुल खेलो, बट डिसाइड करो कि कब पहले मुझे कौन सा काम करना है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त होता, उसको कल मान लीजिए उसका बर्थडे होता, उसके लिए आप केक लाना चाहते हो। अब रात को 10:30 बजे, आप 10:30 बजे 11 बजे के आसपास आपको पता चला यार केक लाना है, तो आप अपना सारा काम छोड़ के उसके केक लाने के पीछे मत पड़ो। इस समय रात को 10:30-11 बजे आपकी प्राथमिकता क्या है? आपकी बॉडी के लिए रेस्ट, या फिर यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करो। ये होती है प्रायोरिटीज, ठीक है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके लिए समझना जरूरी है। अभी आप जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस पर मैं बात नहीं करूंगा, बस छोटी सी बात मुझे करनी थी जो मैंने आपको बता दी। चलिए, हम बात करने वाले हैं चैप्टर की, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब लॉजिकली ये कुछ नया नहीं है, क्योंकि आप अपने आसपास एसिड बेसिस सॉल्ट को देखते भी हो, और पिछले कुछ क्लासेस में, यानी कि जब आप छोटे थे 6th 7th 8th, वहां से आपने इसको पढ़ना और सुनना शुरू कर दिया था, हाँ या ना, एसिड बेसिस और सॉल्ट्स को। तो फिर हम क्या करने वाले हैं सर इस चैप्टर में? भाई साहब, इस चैप्टर में हम करने वाले हैं इसी को थोड़े से नए तरीके से घुमाकर इस पर बात करने वाले हैं। मतलब जिन चीजों को आप जानते हैं वो तो अपनी जगह है ही, बट मैं आपको वो चीजें भी बताने वाला हूं कि जो आपने शायद पहले नहीं पढ़ी है, और साथ में हम बात करेंगे इनकी स्पेसिफिक चीजों की, कि कैसे ये जो एसिड है इनकी प्रॉपर्टी इन्हें खास बनाती हैं, कैसे जो बेस है इनकी प्रॉपर्टी इन्हें खास बनाती हैं, कैसे एसिड बेस मिलकर सॉल्ट का निर्माण करते हैं। ये जो चीजें आप पहले पढ़ चुके हो ना, बस उसी को थोड़ा सा नए तरीके से जानना है, जो कि आपके चैप्टर का पोर्शन है। तो
जब आप चैप्टर को शुरुआत करने वाले हो, चैप्टर को शुरू करने वाले हो, तो आपका सबसे पहला काम क्या बनता है भैया? सबसे पहला काम है इसके ओवरव्यू को देखना। ओवरव्यू का मतलब हम इस चैप्टर में किसको पढ़ने वाले हैं, किससे मिलने वाले हैं। तो फटाफट से फर्स्ट जो हमारा हिस्सा है वो हमें क्या बता रहा है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसिड एंड बेस। बेसिकली मैं आपको यहां बताऊंगा कि भाई ये एसिड जो बेस है, जिसको आप बचपन से देखते हो अपने आसपास, है ना, इस वक्त हो सकता है, सॉरी, इस वक्त यदि आप कुछ खा रहे हो तो हो सकता है उसमें कोई एसिड हो सकता है कोई चीज जो आपके आसपास पड़ी हो वो बेस हो। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि किसे आपने एसिड बोलना है, किसे बेस बोलना है। फिर आपके सामने यदि कोई एसिड है, कोई बेस है, तो उसको पहचानेंगे कैसे? मतलब हम बात करेंगे इनको पहचानने के लिए इंडिकेटर्स को कैसे यूज करते हैं, हम इंडिकेटर्स पर बात करेंगे जो कि इसी के अंडर आएगा। देन अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस पूरे चैप्टर का, बिकॉज जब आप एसिड, बेस और सॉल्ट को पढ़ते हो ना, तो कई चीजें तो आपने पहले पढ़ ली। जो चीज नई होती है, देखिए बच्चा एक बात बताइए, आपको एसिड नहीं पता, बिल्कुल पता है, आप छोटी क्लास में पढ़ के आ चुके हो। आपको बेस नहीं पता, बिल्कुल पता है। आपको सॉल्ट नहीं पता, बिल्कुल पता है। लेकिन जो चीज नहीं पता है वो ये है, केमिकली प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल बेसिस पर जो प्रॉपर्टीज है वो आपके लिए नई डाली गई है। और जो चीज आपके लिए नया आता है ना, समझ जाइए कि भाई इंपॉर्टेंट भी होता है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक होता है। आपके लिए कोई चीज क्यों बताई गई है? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो हम यहां बात करेंगे एसिड और बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज की। फिर हम बात करेंगे कि कोई एसिड कब स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, कोई बेस कब स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, कब वीक कहलाएगा। आपने अपने घरों में नोटिस किया होगा कि मम्मी लोग सफाई के लिए एसिड का इस्तेमाल करते हैं ना, उसको आप स्ट्रॉन्ग बोलते हो। बेस स्ट्रॉन्ग होता है कि वीक होता है? बेटा नॉर्मली वो वीक होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। यदि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता ना तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार हम उसको टच भी कर लेते हैं धोखेधड़ी में। ठीक है, तो हम जानेंगे कि स्ट्रेंथ बेस की या फिर एसिड की क्या होती है। फिर अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर 10th एग्जामिनेशन, पीएच स्केल, कि कैसे हम किसी स्केल पर या कैसे किसी स्केल के थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये हमारा एसिड या बेस वीक है। एक स्केल बनाया था साइंटिस्ट ने जिसको हमने पीएच स्केल बोल दिया था, जिसके बारे में आपने अपने छोटी क्लासेस में सुना भी है। उस पर हम दोबारा बात करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और जानेंगे। देन हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉल्ट्स, यानी कि हम बात करने वाले हैं कि जो सॉल्ट हैं जो आप एसिड के थ्रू या बेस के थ्रू बनाओगे, उन पर हमें चर्चा करनी है। और साथ में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के, ऐसे सॉल्ट जो अपने आसपास आप देख रहे हो, उनको डेली यूज कर रहे हो, बस आपने अभी तक उनको आम भाषा में जाना है, केमिस्ट्री की भाषा में नहीं जाना। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, आपने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का नाम सुना है? सर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, हाँ। आप जब किसी को बनाते हो, फॉर एग्जांपल किसी को, मतलब बच्चा किसी को नहीं बनाना है, हमें खाने पीने की चीजें है ना, किसी को मामूली बनाना। फॉर एग्जाम्पल आप केक बनाना चाहते हो, दाल बाटी चूरमा, है ना, हमारे यहाँ कहावत चलती थी, दाल बाटी चूरमा, हमारे यहाँ वाले मतलब हमारे लोग सूरमा ऐसे बोलते थे हम लोग। ठीक है, एनीवेज, तो जब आप दाल बाटी बनाते हो, जब आप केक बनाते हो, मम्मी लोगों को देखा वो छोटा सा पाउडर डालती है व्हाइट कलर का, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा देखा है ना, उनकी बात करेंगे। हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो कुछ आपको बेसिक कंपाउंड्स एंड सॉल्ट्स यहाँ देखने हैं। इन द एंड हम बात करेंगे कि जो आपको सॉल्ट्स वाले जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्या वो ड्राई होती हैं या उसमें कुछ नमी होती है, वेटनेस होती है ना। तो इस पर हमें चर्चा करनी है और यहां आकर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एट द एंड जब आप इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आप एक अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि यार एसिड और बेस का बेसिक डिफरेंस क्या है, कैसे हमें एसिड और बेस को पहचानना है। और ये चैप्टर बच्चा सिर्फ यहां इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप जब आगे की क्लासेस में जाओगे ना, मैंने बताया ना, क्योंकि आप लॉजिकली देखा जाए तो आप ये पढ़ के आ चुके हो छोटी क्लासेस में, लेकिन फिर वही चीज आई है कुछ नई जानकारी के साथ। अब आप और आगे जाओगे 11th 12th में तो यही चैप्टर्स आपको फिर मिलेंगे, बट कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी के साथ। लेकिन जो जानकारी या जो भी स्टडी हम यहां कर रहे हैं वो भी आपको समझना जरूरी है ना, क्योंकि बस हमें अपने ज्ञान को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलना है। थोड़ा भरा फिर और भर लो, फिर और भर लो, इट्स जस्ट लाइक दिस। ठीक है, चलिए सो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं कि भाई ये एसिड या बेस होते क्या है। तो यार सिंपल सी बात है, बचपन में छोटी क्लासेस में हमने ये चीज पढ़ ली है कि यदि हमारे आसपास जो भी चीजें नजर आती हैं जिनको हम खा पी सकते हैं, यदि उनमें खट्टा टेस्ट है, बेटा मैं कुछ नया नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि जो चीज आप पढ़ चुके हो उसी की बात हो रही फिलहाल। मैंने बोला कि जब आप दही खाते हो, जब आप नींबू का टेस्ट करते हो, जब आप अपना संतरा खाते हो, या नॉर्मली कोई भी चीज जिसमें खट्टेपन का स्वाद आता है, आपको ये चीज ऑलरेडी बताई गई है कि भाई वो चीज क्या होती है। सर वो चीज तो होती है एसिड। क्यों? क्योंकि जो एसिड वर्ड है इसका बच्चा मतलब ही क्या होता है, लैटिन वर्ड में
इसका मतलब ही है एसिडस। ये जो एसिड वर्ड है ना, ये कहां से निकल के आया था? लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है एसिडस, वहां से हमने इस वर्ड को उठाया था। और इस वर्ड का मीनिंग क्या था? तो भाई साहब इस वर्ड का मीनिंग क्या था? इधर लिखा हुआ है सोर। सोर का मतलब होता है खट्टा। इसी वजह से आपने उसको एसिड बोल दिया कि जहां जहां खट्टा स्वाद आएगा मैं उसे एसिड बोल दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, समझ गया आपकी बात। फिर हमने ये भी समझ लिया था छोटी क्लासेस में कि जब किसी खाने से या किसी भी चीज को खाने से मुझे कड़वाहट की फीलिंग आए, हल्का फुल्का कड़वाहट यदि मुझे लगना लगे, तो हम उसको क्या बोल देंगे? हम उसको बोल देंगे भाई साहब कि आप क्या हैं? बेस हैं। जैसे कि इनो वगैरह। इनो खाने में ना उतना मजा नहीं आता। हालांकि पता है बच्चा, आजकल जो मार्केट में इनोज आते हैं, आपने देखा होगा फ्लेवर्ड इनो आ गए आजकल। तो इनो की वो भी आ गई, जैसे आपकी वो नहीं होते च्युइंगम आती है सेंटर फ्रूट, वैसे उसके छोटे छोटे पीसेस भी आ गए हैं। चलो खा लिया, और वो फ्लेवर्ड वाले होते हैं। बट यदि आपको नॉर्मली बिना फ्लेवर का कोई आपको इनो पकड़ा दे तो आपको ना मजा नहीं आएगा। आपको ना थोड़ा सा हल्का सा अनईजी सा, मतलब वो टेस्ट जो है वो मजा नहीं आएगा, हल्का सा कड़वाहट लगेगा, है ना। गलती से आपने नॉर्मली जब नहाते वगैरह हैं तो आपने नोटिस किया होगा कभी कभी वो साबुन हमारे मुंह में चली जाती है, अजीब सा टेस्ट आता है ना। पॉइंट क्या है? जब कोई चीज कड़वी लगने लगती है तो आप उसको एसिड की जगह बेस बोल देते हो। चलो सर, ये भी हमने जान लिया था। साथ में इस बेस में एक प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे आप साबुन को हाथ में लेते हो तो हल्का सा वो है ना सोपी नेचर, सोपी का मतलब स्लिपरी नेचर होता है ना, कि साबुन जब लग जाती है तो हाथ से चीजें स्लिप होने लगती हैं। तो वो जो स्लिपरी नेचर है उसको हम सोपी नेचर बोल देते हैं। वो भी किसकी प्रॉपर्टी है भाई साहब? बेस की। इतना तो आपने छोटे में भी जान लिया था। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि मैंने बोला खा के पता करो कि ये एसिड है या बेस। आपने बोला कि सर खट्टा है तो एसिड, कड़वा है तो बेस। मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे मिली एक नई चीज। क्या मिला? मुझे मिल गई मेरी कॉफी। ठीक है बेटा, एक कॉफी बीन्स आपके सामने। मुझे मिला कौन? कॉफी। कॉफी को मैंने नॉर्मली खाया, कच्ची। आप कच्ची का मतलब जैसे पाउडर फॉर्म में होती है ना कॉफी, या ये जो बीन्स होती है आपने गलती से खा ली। मैंने कहा ठीक है खा लेते हैं। आप मुझे बताओ, नॉर्मली यदि आप कॉफी खाओगे तो आपको कैसी लगने वाली? खट्टी या कड़वी? सर कड़वी ही होगी ना। हम तो उसको मीठा बनाने के लिए, आपने कभी ब्लैक कॉफी पी है बेटा? कड़वी सी फील होती है। हालांकि वो हेल्थ वाइज ठीक होती है। लोग जिम से प्री वर्कआउट से पहले या पोस्ट वर्कआउट जो होता है ना, उसमें लोग क्या करते हैं? ब्लैक कॉफी पीते हैं। एनीवेज, तो हम इसको जब टेस्ट करते हैं तो ये कड़वाहट देती है। अब जब इसने क्या कड़वाहट दी मुझे? क्या कड़वाहट दी? बेस की कड़वाहट दी कि भैया इसको मैंने क्या बोल दिया? ये बेस है। पर भाई साहब जब मैंने इस कॉफी को और अच्छे से जाना तो पता चला कि ये कॉफी जो होती है वो बेसिक नहीं होती, बल्कि कॉफी के अंदर तो होता है एसिडिक नेचर, यानी कि कॉफी एक एसिड है। कंफ्यूज? मैंने क्या बोला? नॉर्मली हम जब किसी चीज को खाते हैं और यदि उसमें खट्टापन का टेस्ट आता है तो आप उसे एसिड बोलते हो, और नॉर्मली जब कोई कड़वाहट वाली चीज आपको मिलती है तो आप उसे बेस बोल देते हो। लेकिन जब मेरी मुलाकात कॉफी से हुई तो कॉफी ने मुझे बोला कि यदि आप मुझे खाओगे तो टेस्ट कैसा लगेगा? कड़वा। पर भाई साहब मैं खुद कैसी हूं? एसिड टाइप की चीज हूं। तो मैं तो हो गया कंफ्यूज। बेटा इसमें एक एसिड नहीं होता कि कोई एक पर्टिकुलर एसिड हो तो मैं आपका इसका नाम बता दूं। इसमें ना ग्रुप ऑफ एसिड होते हैं। कौन से एसिड होते हैं? एक अकेला नहीं होता कि मैं एक पर्टिकुलर नाम बता दूं। बट फिलहाल के लिए बस इतना याद रखिए कि कॉफी का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, जबकि उसका स्वाद क्या है? कड़वा। तो मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा यार जो अब तक पढ़ा था ये तो गलत हो गया। फिर वही मुझे मिला एमिनो एसिड। अब देखो ये एमिनो एसिड का मतलब क्या है? ये जो दूध है ना, दूध, जब दूध को हम देखते हैं जिसमें दूध में प्रोटीन होता है, या कोई भी चीज, कोई भी ऐसी चीज जिसमें प्रोटीन है, फॉर एग्जाम्पल पनीर, फॉर एग्जाम्पल एग्स, फॉर एग्जाम्पल चीज, हाँ चीज में भी थोड़ा बहुत होता है, फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन। तो जब आप इन प्रोडक्ट्स को खाते हो ना बच्चा, तो वो जो दूध होता है उसके अंदर होता है कौन सा एसिड? एमिनो एसिड। या दूध नहीं, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनमें ना एसिड होता है। कौन सा वाला? एमिनो एसिड। अब देखो मैंने नाम क्या लिख दिया? एसिड। इसका मतलब इसका टेस्ट क्या होना चाहिए? खट्टा। लेकिन भाई साहब ये मीठा भी हो सकता है, ये खट्टा भी हो सकता है, ये कड़वा भी हो सकता है ना। डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट खा रहे हो। आप दूध खाओगे तो थोड़ा सा मीठा मिल जाएगा, वहीं यदि आपने सोयाबीन नॉर्मली खा ली तो आपको टेस्ट अलग आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? मुद्दा ये निकल के आया कि जब तक हमने टेस्ट के बेसिस पर चीजों को जानना चाहा ठीक था, लेकिन जैसे जैसे मेरे पास नए नए प्रोडक्ट आना शुरू हुए, जैसे कि ये आपकी कॉफी, जैसे कि ये दूध, तो मेरा जो टेस्ट वाला नेचर था कि यार ये खट्टा ये कड़वा, उसमें मुझे कंफ्यूजन शुरू हो गया कि सर अब तो कुछ भी हो रहा है। कोई भी चीज खट्टी हो रही है, कोई भी चीज कड़वी हो रही है, कुछ भी टेस्ट, कुछ भी आपका एसिड बन रहा है, कुछ भी बेस। कंफ्यूजन हो गया ना? हाँ या ना? तो अब साइंटिस्ट ने, लोगों ने ये सलाह दिया कि भैया ये जो टेस्ट वाला ऑप्शन है ये तो करो आप साइड में,
क्यों? क्योंकि यदि मैं टेस्ट के बेसिस पर चीजें चेक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये तो हो जाएगा गड़बड़। तो हमने क्या बोला, हमने बोल दिया कि ये जो टेस्ट वाला ऑप्शन है ना, ये अरे रिलाइड ऑप्शन नहीं है, नॉट अ रिलाइड ऑप्शन। मैंने कहा बोला ठीक है, तुम पर हम भरोसा नहीं करने वाले। फिर किसी ने सलाह दी कि एक काम करो, टच करके चेक करो। क्या करके? टच। तो दूसरे व्यक्ति ने बोला अबे पागल बेवकूफ, टच करोगे? है ना, वो घर में जो एसिड रखा जाता है उसको तो हम लोग टच करने से भागते हैं, तुम सोच रहे हो हम बाकी एसिड टच कर लें। प्रभु जी ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये ज्यादा रिस्की है। आपको नहीं पता ना कि वो जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, वो आपको नुकसान कम करेगा कि ज्यादा। और वैसे भी बच्चा, जो एसिड होते हैं ना, उनका नेचर होता है कोरोसिव, यानी कि वो आपको हार्म कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि यदि कोई आपको बोलता है टच करके पता करेंगे, तो ये और ज्यादा बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि टच करने से आपकी बॉडी को, आपके स्किन को रिस्क हो सकता है, हार्म कर सकते हैं। तो फिर इस ऑप्शन को भी हमने रखा साइड में कि चलो भैया हम ना टेस्ट करने वाले हैं ना टच करने वाले हैं। टेस्ट में तो एक और रिस्क है, ऐसा ना हो कि किसी ने खाया और वो खुद अब टेस्ट के लायक नहीं बचा, है ना, उसके नाम का टेस्ट लोग दूसरे ले रहे हैं। समझ पा रहे हो आप? तो इन सब कामों से बचने के लिए हमने फिर बोला एक काम करो, साइंटिस्ट को एक जिम्मेदारी दी गई कि भैया इसके बारे में रिसर्च करो, पता करो। तो फिर उन्होंने बताया कि हमारे नेचर में और हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें एसिड और बेस का अंतर पता करने में मदद कर सकती है। तो फिर बोला गया लाओ नाउन है, किस चीज का वेट कर रहे हो? और उसी को हमने क्या नाम दे दिया? उसी को हमने नाम दे दिया भाई साहब इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब जो इंडिकेट करेंगे, जो चीजों के बारे में बताएंगे। अब ये इंडिकेटर्स होते क्या है? बेसिकली बच्चा, ये इंडिकेटर्स होते ये हैं कि जब आप एसिड को या आप अपने आसपास के बेस को इस इंडिकेटर से मिलाओगे, तो ये इंडिकेटर्स ना अपने आप में को चेंज करेंगे। क्या करेंगे भाई साहब? चेंज करेंगे। अब वो चेंज क्या हो सकता है? वो चेंज दो तरीके से हो सकता है, या तो वो चेंज होगा कलर का, या तो वो जो इंडिकेटर है वो अपने कलर में चेंज कर देगा, या वो इंडिकेटर जो भी होगा वो भाई साहब अपनी ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है गंध, गंध का मतलब जो आप सूंघते हो, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। तो या तो आप अपने कलर में चेंज करके इंडिकेट करोगे, बता दोगे कि यार ये एसिड है या बेस है, या फिर अपनी गंध ऑर्डर में चेंज करके बता सकते हो। जब आप ऑर्डर यानी कि गंध में चेंज करके बताओगे तो वो इंडिकेटर भैया कहलाता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या नाम बोला मैंने? ऑल फैक्ट्री। गेटिंग माय पॉइंट? एक एक करके हमें समझना है, बट फिलहाल आपके लिए जो डेफिनेशन एग्जाम में काम आ सकती है वो ये है, सम केमिकल सब्सटेंसेस शो अ शार्प चेंज इन देयर कलर और ऑर्डर, दैट इज नोन एज एसिड बेस इंडिकेटर या सिंपली इंडिकेटर्स। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सर सबसे पहले हमने पकड़ा किसको? इंडिकेटर्स, जो कि किस में चेंज बताएंगे? कलर्स में। भाई साहब सबसे पहले आपको इसको पकड़ना है कि यार कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि कलर को चेंज करके हमें जानकारी दे सकते हैं। तो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं जो नेचर में पहले से पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं नेचुरल, और वहीं कुछ होते हैं जो भाई साहब साइंटिस्ट ने घर बैठे लैब में बैठे बना डाले, इसको मैन मेड इंडिकेटर्स या सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर? ये कलर में चेंज करने वाले इंडिकेटर्स का दो हिस्सा मैंने कर दिया। अब जब मैं आगे गया तो सबसे पहले मेरी मुलाकात किससे कराई हमने? है ना, सबसे पहले हमने मुलाकात की किससे? नेचुरल इंडिकेटर्स से। जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं इसमें बेटा बहुत सारे नाम आएंगे। लिटमस सॉल्यूशन, मैं बताऊंगा एक चीज, लिटमस नाम आता है, पहले सुन लीजिए। एक होता है लिटमस, एक होता है आपका क्या? टर्मरिक हल्दी, एक होता है आपका रेड कैबेज, एक होता है आपका फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजा, है ना, उसको पेटल्स, हम बहुत सारी जगह आपको उसको पेटल्स के नाम से भी मिलेगा। ये आपके लिए कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स है जिनकी चर्चा हमें करनी है, बट एज ऑफ नाउ सबसे पहले मैं बात करूंगा लिटमस, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो आप छोटी क्लासेस में इसका नाम सुन चुके हैं, बट फिर भी जान लीजिए क्या होता है लिटमस। देखो शायद मेरे यहाँ डायग्राम भी है बेटा, ये जो डायग्राम है ना, ये तो एक बेसिक जनरल सा डायग्राम है जिसमें आपको कुछ फफून है ना, मशरूम टाइप की चीजें दिख रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि ये लाइकिन होता है, लाइकिन बोल रहा हूँ, लिटमस होता क्या है। तो ये जो लिटमस है ये कुछ और नहीं है, ये समझ लीजिए एक क्या है? कलर का सॉल्यूशन है। सर कलर का सॉल्यूशन मैं बताता हूं, देखिए आपने इसका नाम सुना है? लाइकेन। यस सुना होगा, मुझे याद है जहां तक 7th में आपको रिलेशनशिप बताया जाता था बायो में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना, कि कैसे
एल्गीज यानी कि शैवाल और कैसे फंगस यानी कि कवक एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प इस तरीके से करते हैं। एक बोलता है तुम मेरे लिए फूड बना दो और एक बोलता है तुम उस फूड के लिए मेरे से मिनरल्स और वाटर ले लो, यानी कि एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो कि आपके साथ यहां लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो इस सिम्बायोटिक रिलेशन, ये जो पेड़ पौधों में ब्लू ग्रीन एल्गी और फंगस के बीच में ये जो सिम्बायोटिक रिलेशन बनता है जिसमें एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इस हेल्प के चक्कर में वहां फॉर्म हो जाता है भैया क्या, लाइकेन, जो कि एक टाइप का प्लांट ही है। क्या होता है, लाइकेन बोलते हैं, कुछ लोग इसको लिचेन भी बोलते हैं, बट ठीक है लाइकेन बोलते हैं। बेटा ये आपने अक्सर देखा होगा पेड़ पौधों के ऊपर ना आपको ये फफूंद जैसी दिखेगी भी, लाइकेन देखेगी, है ना, आप गूगल कीजिएगा आपको दिखेंगी वो चीजें। तो अब इस लाइकेन का मैंने इस्तेमाल किस लिए किया, ये जो लाइकेन है ना जो आपको एल्गी और फंगस के सिम्बायोटिक रिलेशन से मिला, इसी लाइकेन को मैंने यूज किया और इस लाइकेन से मैंने क्या किया, लिटमस सॉल्यूशन बना लिया। बेसिकली क्या होता है, लिटमस इज अ पेल पर्पल कलर्ड डाई। बेटा डाई का मतलब होता है सिंपली कलर, ठीक है, सिंपली कलर, ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन्स। जो वो लाइकेन्स मैंने आपको समझाया ना, उसी को मैंने उठाया और उसको मैंने पानी में वाटर में घुला दिया, यानी कि मैंने उसका वाटर सॉल्यूशन बना लिया और उसका जो नेचुरली कलर होता है भैया, उसका वो नेचुरली जो कलर आपको मिलेगा वो मिलेगा कौन सा, पर्पल या पेल पर्पल, मेव भी बोलते हैं। मैंने क्या बोला, आपने उस लाइकेन की जो सिम्बायोटिक रिलेशन था ना, वहां से लाइकेन उठाया और उसको पानी में डाल दिया, एक आपको पेल पर्पल कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, उसको आपने क्या बोल दिया, लिटमस सॉल्यूशन। ये नेचुरली किस कलर का है, पेल पर्पल। अब मैंने बोला चलो ठीक है, अब ये जो लिटमस सॉल्यूशन है, ये लिटमस सॉल्यूशन किसके पास गया, बेटा ये देखो कलर मैंने कौन सा लगा दिया, पर्पल। ये लिटमस सॉल्यूशन फटाफट से किसके पास पहुंचा, एसिड के पास पहुंचा। मैंने कहा ठीक है पहुंच जाओ। जैसे ही लिटमस सॉल्यूशन एसिड से मिला तो भैया वो लिटमस सॉल्यूशन किस कलर में कन्वर्ट हो गया, रेड कलर में। इसका मतलब जब भी लिटमस सॉल्यूशन या कोई भी ऐसी चीज जिसमें लिटमस का एलिमेंट है, लिटमस का कंटेंट है, यदि वो एसिड से मिलेगा तो भाई साहब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में। वहीं जब मैंने इस लिटमस सॉल्यूशन को किसके साथ जोड़ दिया, बेस के साथ जोड़ दिया, तो उसका कलर देखिए कैसा हो गया बच्चा, ये ब्लू कलर है ना, आपको शायद दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, ये ब्लू कलर है, ये पर्पल है और ये हल्का नहीं बल्कि अच्छा खासा ब्लू है। तो आपको बस इतना याद रखिए कि यदि लिटमस को आप एसिड में देखते हो तो बेटा वो रेड कलर प्रोवाइड कर देगा, वहीं यदि आप लिटमस को बेस के साथ कांटेक्ट में करवाते हो तो वो आपको ब्लू कलर प्रोवाइड कर देगा। और यदि लिटमस खुद देखा जाए तो किस कलर का है, पर्पल। बट ये जो मैंने आपको समझाया है, यूजुअली हम इस तरीके से इसको यूज नहीं करते। हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन से ना पेपर बनाते हैं। बेसिकली बेटा स्ट्रिप्स आती हैं, पेपर्स आते हैं इनके, ठीक है। जैसे कि यदि मान लीजिए मैंने लिटमस सॉल्यूशन को डायरेक्ट यूज करके पेपर बना लिया तो हम बोल देंगे न्यूट्रल पेपर, न्यूट्रल लिटमस पेपर। यदि मैंने किसी सॉल्यूशन को रेड बनाने के बाद उससे पेपर बनाया तो ये कौन सा पेपर कहलाएगा, रेड लिटमस पेपर। जबकि ये कौन सा पेपर कहलाएगा, ब्लू लिटमस पेपर। हम इसको यूज करते हैं जनरली, इसलिए आपने सुना होगा कि ये जो लिटमस पेपर्स होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं भैया, ये होते हैं 3 टाइप के। अरे अरे कहां भाग रहे हो भैया तब तेजी से, ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, रेड, न्यूट्रल एंड ब्लू। अब रेड लिटमस पेपर है, इसका मतलब क्या है सर, आप तो बता चुके हो ना कि यदि रेड लिटमस पेपर है इसका मतलब इसका नेचर पहले से कैसा है, ये पहले से भाई साहब कैसा है, ये तो सर पहले से एसिडिक है, ठीक है। तो यदि मैं रेड लिटमस पेपर को देखता हूं और यदि मैं किससे कांटेक्ट करा दूं, इसका एसिड से, क्या बोला मैंने कि यदि आपके पास पहले से रेड लिटमस पेपर है इसका मतलब उसका पहले से ही नेचर क्या है, एसिडिक है। अब यदि मैंने इसको एसिड से ही दोबारा कांटेक्ट करा दिया तो इसमें कोई कलर चेंज आपको देखने नहीं मिलेगा। अच्छा, यदि मैंने किसी न्यूट्रल चीज से इसका कांटेक्ट करा दिया, न्यूट्रल का मतलब ना वो एसिड है ना वो बेस है, तब भी इसमें कलर चेंज नहीं होता। चेंज कब होगा, जब भाई साहब आप किससे मिलाओगे, इसको बेस से मिलाओगे। और जैसे आप किसी बेस से मिलाओगे मतलब किसी कड़वी चीज से, ऑलरेडी आप जान चुके हो, तो ये कलर चेंज हो जाता है भैया, रेड से कहां बन जाएगा, रेड से उठकर आ जाएगा ये यहां ब्लू में। समझ रहे हो, कहां पहुंच जाएगा, ये ब्लू में आ जाता है। वहीं ये जो न्यूट्रल वाले भाई साहब है यानी कि न्यूट्रल लिटमस पेपर, ये क्या करेगा, ये यदि एसिड से कांटेक्ट में आएगा तो ये पहुंच जाएगा रेड की तरफ, इस तरफ आ जाएगा। यदि ये बेस से कांटेक्ट में आएगा तो ये पहुंच जाएगा इस तरफ यानी कि ब्लू की तरफ। और यदि ये न्यूट्रल है इसका मतलब इसने अपना कलर चेंज नहीं किया, इसका मतलब ना वो एसिड है ना वो बेस है, जस्ट लाइक पानी।
वहीं यदि लिटमस पेपर में हमने ब्लू वाले को पकड़ा तो ये जब तक ब्लू है इसका मतलब या तो चीजें न्यूट्रल है या तो चीजें कैसी हैं, बेसिक हैं। मतलब मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट आपको दिया पता करने के लिए कि बताओ ये न्यूट्रल है कि बेसिक है कि एसिडिक है, और गलती से आपने कौन सा लिटमस यूज कर लिया, ब्लू वाला। आपने उसमें डिप किया, यदि कलर चेंज नहीं हुआ तो समझ जाइएगा कि न्यूट्रल है या फिर बेसिक ही है। लेकिन गलती से यदि कलर कैसा हो गया आपका, रेड है, तो आप बोल सकते हैं कि हमारा जो मटेरियल है या जो भी चीज़ आपने मुझे दी है वो है एसिड वाली, यानी कि एसिडिक चीज़ है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, किसके लिए, लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर के लिए। ठीक है, सॉल्यूशन होता है जब हम उसको सिंपली पानी में घोलते हैं, और यदि हमने उसको स्ट्रिप फॉर्म में, पेपर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया उसी सॉल्यूशन से, तो आप उसको लिटमस पेपर कह सकते हो। अब इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। बेटा ये टेबल मैंने आपके सामने बना दी है, क्योंकि हम एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि यदि आप ऐसे करोगे तो बहुत टाइम भी जाता है। अब आपको शॉर्ट में चीज़ें याद भी रखनी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन के बारे में बताया, ऐसे ही हमारे पास कुछ और नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि टर्मरिक, जैसे कि रेड कैबेज, जैसे कि फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजा। आपने ध्यान से यदि कभी देखा हो तो हमारे आसपास जब घरों में या किसी भी फंक्शन में शादी होती है तो हल्दी का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। अब नॉर्मली जब किसी को हल्दी कपड़े पर लगाई जाती है ना, तो एक चीज कही जाती है कि यार इस पर ना साबुन मत लगाना, इस पर क्या नहीं लगाना, साबुन नहीं लगाना। तो क्या करना है, तो आप बोलते हो कि इसको ना धूप में सुखा देना, कुछ देर बाद जब ये धूप में सूख जाएगी तो हल्दी ड्राई हो जाएगी, तो उसको ना झड़ा देना, वो पाउडर फॉर्म में झड़ जाएगी। फिर किसी ने पूछा कि क्यों नहीं लगाना साबुन, क्योंकि जब हल्दी को आप साबुन एक बेस है, जैसे ही हल्दी को यदि आपने साबुन यानी कि बेस से कांटेक्ट कराया तो इस हिस्से का कलर हो जाएगा भाई साहब लाल या हल्का सा ब्राउन। तो आपका कपड़ा काम करने, आपका कपड़ा मान लो सफेद है, रेड कलर या ब्राउन कलर इस पे दिखेगा, काम कर रहेगा क्या, नहीं। इसी वजह से टर्मरिक या हल्दी हमारे लिए इंडिकेटर का काम करना शुरू कर दी। तो टर्मरिक ये कहती है कि यदि आपने किसी हल्दी को किसके साथ कांटेक्ट में ला दिया, यदि आपने हल्दी को न्यूट्रल सॉल्यूशन या एसिडिक सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में ला दिया तो हल्दी पीली थी, पीली ही रहेगी। लेकिन यदि भैया आपने उसको बेस के साथ कांटेक्ट में ला दिया, वही साबुन, तो वो कैसी हो जाती है, रेड और ब्राउन कलर की हो जाती है। आगे टेबल में अलग से मेंशन भी है। ठीक है, अच्छा ये रेड कैबेज क्या होती है, बेटा मैं नाम बोल रहा हूं रेड कैबेज, लेकिन इसका कलर देखो हल्का सा पर्पल ब्लू टाइप का होता है। उसका नाम है रेड कैबेज, बट इसका एक्चुअल कलर हल्का सा पर्पल और ब्लू टाइप का होता है। आप बस इतना याद रखिए कि जब मैं क्या करने वाला हूं, यदि मैं इसको किससे यदि मैं इस रेड कैबेज को किससे कांटेक्ट में लाता हूं, एसिड। जब मैं इस रेड कैबेज को एसिड से कांटेक्ट में लाता हूं तो आपका जो कलर है वो बनेगा हल्का सा रेड या पिंक। इंडिकेटर है ना, कलर तो चेंज करेंगे। और यदि गलती से मैंने आपको क्या दे दिया, बेस दे दिया, तो आपका जो कलर बनेगा वो बनेगा ग्रीन या फिर येलो। डिपेंड करता है कि वो बेस स्ट्रांग है या वीक है, इस पे ग्रीन और येलो आता है। वहीं एक होता है फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजा, है ना बेटा, ये पौधा होता है एक प्रकार का, ये मिट्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं कि भाई वो मिट्टी जहां ये पौधा उगा है वहां ये बता देता है कि वो मिट्टी एसिडिक है या बेसिक है। कैसे बताता है कि जब भी आप इस पौधे को देखोगे, यदि बाई चांस आपके जो आसपास की मिट्टी है जहां ये पौधा उगा है, मिट्टी कैसी है आपकी, एसिडिक है, एसिड टाइप की है, तो बेटा इसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू की तरह। और गलती से यदि वहां की मिट्टी एसिड नहीं है, एसिडिक नहीं है, किस टाइप की है, वो बेसिक टाइप की है, तो आपका कलर कैसा हो जाएगा, पिंकिश हो जाएगा, पिंक कलर का, है ना। इसका मतलब आप क्या चेंज कर रहे हो, कलर चेंज कर रहे हो। तो ये कलर हमें चेंज कर करके क्या इंडिकेट कर रहे हैं, जो चीज हम सीख रहे थे कि फलाना चीज एसिडिक है, ये फलाना चीज बेसिक है। अब ये सारी चीजें जो आपने देखी है इसी को टेबल फॉर्मेट में भी देख लो। क्या लिखा हुआ है टेबल फॉर्मेट में कि यदि लिटमस सॉल्यूशन को आपने, लिटमस सॉल्यूशन नॉर्मली किस कलर का होता है, पर्पल न्यूट्रल, यदि आपने एसिड से कांटेक्ट कराया तो कलर चेंज होकर हो जाएगा रेड, और यदि किसी बेस से कांटेक्ट करा दिया तो कलर हो जाएगा ब्लू। ठीक है, वहीं यदि आपने टर्मरिक यानी कि हल्दी को इस्तेमाल किया तो नॉर्मली उसका कलर येलो होता है, तो नॉर्मली न्यूट्रल में येलो ही रहेगा। लेकिन यदि हमने एसिड के साथ कांटेक्ट कराया तब भी कोई दिक्कत नहीं, येलो रहेगा। गलती से साबुन यानी कि बेस के साथ कांटेक्ट करा दिया तो रेड या फिर हल्का सा ये ब्राउनिश हो जाता है बेटा, ब्राउन हो जाता है हल्का सा, ठीक है, डार्क ब्राउन हो जाता है। वहीं रेड कैबेज और हाइड्रेंजा, हाइड्रेंजा के साथ क्या है, उसका नॉर्मली कलर कैसा होता है, ब्लू, डार्क ब्लू होता है, तो वही रखा। लेकिन जब मैं उसको किससे कांटेक्ट कराने वाला होता हूं, बेस से, यानी मेरी यदि वो मिट्टी बेसिक हो गई तो आप उसको बोल देंगे कि कलर कैसा हो जाएगा, हल्का सा पिंक रेड हो जाता है। ठीक है, ये तो ब्लू ही रहता है एसिड में भी। वहीं लास्ट में रेड कैबेज, रेड कैबेज मतलब वो पत्ता गोभी जिसका कलर आपको ब्लू दिखने वाला है, एक्चुअल में वो रेड सिर्फ उसका नाम है।
अभी जब रेड कैबेज किसी भी न्यूट्रल यानी कि नॉर्मल सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में आती है तो वो ब्लू है तो ब्लू ही रहने वाली है, लेकिन गलती से यदि किसके साथ कांटेक्ट में आ जाए, एसिड के साथ कांटेक्ट में आ जाए तो इसका कलर हल्का सा रेड पिंक हो जाता है। वहीं बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर क्या हो जाता है, मैंने बताया था ना येलो ग्रीन टाइप का होता है। हालांकि येलो का कॉन्सेप्ट कम है, यहाँ ग्रीन का कॉन्सेप्ट ज्यादा है। बेटा ये येलो ग्रीन या कोई अलग अलग कलर रेड पिंक ये हमें बस इतना बताते हैं कि वहां एसिड स्ट्रॉन्ग कितना है, वीक कितना है, बट आपको एक नॉर्मल कलर याद रखना है। गेटिंग माय पॉइंट। अब जैसे आपके ये इंडिकेटर्स नेचुरल होते हैं वैसे ही कुछ इंडिकेटर्स होते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों सिंथेटिक। सर सिंथेटिक का मतलब क्या है? सिंथेटिक का सिंपल मतलब है मैन मेड, जो हमने आपने साइंटिस्ट ने मिलकर बनाए। हमने आपने का मतलब हम इंसानों ने, है ना। ये मत सोचना कि भैया आपको जिम्मेदारी दे दी या मैंने जिम्मेदारी नहीं ली, ना ना ना, हमारे साइंटिस्ट ने हमारे लिए काम कर दिया, हम सिर्फ उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। करेक्ट। इसीलिए हमको अपने ऊपर से जो भी या अपने ऊपर वाले जो भी लोग हैं उनसे सीखना चाहिए। हमेशा ये मत करो कि अपनी तरफ से कुछ करो। भाई आपके माँ बाप या जो भी बड़े हैं यदि वो आपको सही सलाह दे रहे हैं तो उनके अनुभव से सीखो, ठीक है, जो काम हमने भी किया। तो कुछ होते हैं मैन मेड इंडिकेटर्स जिनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं, जो आर्टिफिशियली बनाए गए लैब्स में। इसमें से पहला नाम आता है फिनोप्थिलीन। बेटा ये फिनोप्थिलीन आपने नॉर्मली कहाँ देखा होगा? आपने नॉर्मली फिनोप्थिलीन नहीं देखा है, लेकिन आपने इसकी बॉल्स देखी। वो फिनाइल की गोलियां जो बाथरूम में डालते हैं, कपड़े के बीच में हम डालते थे ना ताकि वो खराब ना हो, वो फिनोप्थिलीन्स होती हैं। जब फिनोप्थिलीन किसी भी न्यूट्रल का मतलब जो ना तो एसिड है और ना ही बेस है, मैं लिख देता हूं यहां, ठीक है, न्यूट्रल। यदि किसी न्यूट्रल चीज के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो कलरलेस रहेगा, कलर चेंज नहीं करेगा। यदि वो एसिडिक चीजों के साथ कांटेक्ट में आता है तब भी कैसा रहता है? कलरलेस। लेकिन यदि वो बेसिक चीजों के साथ कांटेक्ट में आ जाता है तो उस बॉल का या उस फिनोप्थिलीन का कलर हो जाता है पिंक, ठीक है। वहीं यदि मिथाइल ऑरेंज, ये सामने आपके ना सिंदूर जैसा लग रहा होगा, बट ये सिंदूर नहीं है, ये मिथाइल ऑरेंज है। जब मिथाइल ऑरेंज को आप देखते हो तो नॉर्मली इसका कलर क्या है? ऑरेंज। जब तक न्यूट्रल हो ऑरेंज रहो, एसिड हो तो हल्का सा क्या हो जाते हो? रेड हो जाते हो, थोड़ा सा डार्क हो जाता है जब एसिड के साथ कांटेक्ट में आता है। और जब आप बेस यानी कि किसी क्षार के साथ कांटेक्ट में आते हो तो भाई साहब आपका कलर क्या हो रहा है? येलोइश हो रहा है। ये ऑरेंज हल्का सा येलो में कन्वर्ट हो जाता है। ये होते हैं आपके इंडिकेटर्स बेस्ड ऑन दी कलर चेंज। अब जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इंडिकेटर्स दो टाइप से डिफाइन किए गए हैं, या तो कलर चेंज कर लो या क्या चेंज कर लो? खुशबू, ऑर्डर। खुशबू नहीं बोलेंगे, ऑर्डर, गंध। तो गंध चेंज करने के मामले में जो इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं, पहली बात तो उनको क्या बोलते हैं भाई साहब? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब नॉर्मली आपको ना 3 नाम याद रखने। पहला नाम होता है भाई साहब अनियन का। अब ये जो अनियन है ना, कहने के लिए अनियन है बट उसको हम यूज ऐसे नहीं करते। अनियन ऑर्डर स्लॉट स्ट्रिप। बेसिकली अनियन को क्या करते हैं? कपड़े के साथ बांध के रखते हैं, उसकी स्ट्रिप्स बनाते हैं। बट आप इतना सा मत उलझिए इसमें, आपको क्या करना है? ये नाम याद रखना है। यदि मैं मान लीजिए किसका इस्तेमाल करूं? अनियन यानी कि प्याज का इस्तेमाल करूं और उसको किसके साथ पटक दूं? एसिड के साथ। तो अनियन अपना जो इस अनियन की देखो आप कितनी खतरनाक वाली वो आती, ऑर्डर आती, गंध आती है ना। अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, लहसुन हो गया, इनकी कितनी तेज गंध होती है। तो यदि आपने किसी एसिड को किसके साथ पटक दिया? अनियन के साथ रख दिया, तो उसकी स्मेल रिमेन सेम, यानी कि उसकी स्मेल चेंज नहीं होगी। जैसे पहले आ रही थी वैसे पहले अभी भी है। लेकिन गलती से यदि वो किसके साथ आ गया? बेस के साथ आ गया, तो जो प्याज की महक अब तक आपको आ रही थी वो उड़ जाती, निकल लेती है। आपने नोटिस भी किया होगा हम साबुन से अपना हाथ क्यों धोते हैं? प्याज लहसुन के बाद हम बदबू को भगाने के लिए साबुन से अपना हाथ क्यों धोते हैं? क्योंकि हमें पता है ना, हमें मतलब साइंटिस्ट को ये पता है, साइंस को ये पता है कि यदि आप साबुन का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि साबुन तो होती है बेस। अब आपने मान लीजिए वहां हाथ धो लिया तो वो जो लहसुन या जो प्याज की स्मेल आ रही थी वो चली जाएगी, इसी वजह से। वहीं दूसरा इंडिकेटर होता है बच्चा वेनिला। वेनिला जानते हो? बिल्कुल जानते हैं। वेनिला आइसक्रीम खाई है आपने? वेनिला एसेंस सुना है किसी ने? बेटा एक छोटी सी डिब्बी में आता है वेनिला एसेंस, जो जनरली केक बनाने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए 2 बूंद जिंदगी की तरह डाले जाते हैं। मम्मियों से जाके पूछिएगा। इसका भी कॉन्सेप्ट सेम है। यदि ये किसी एसिड के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये भाई साहब अपना कलर चेंज नहीं करेगा, लेकिन यदि ये बेस के साथ कांटेक्ट में आएगा तो ये भी अपनी जो गंध है वो उड़ा देगा, भगा देगा, ठीक है। लास्ट में आता है क्लोव ऑयल, यानी कि क्लोव ऑयल जिसको हम बोलते हैं लौंग का तेल। लौंग का बेटा ऑयल, लौंग का तेल होता है, इसको हम बोलते हैं क्या? क्लोव ऑयल, ठीक है। मैं लिख देता हूं लौंग। ये जो लौंग होती है ना, जिसको हम क्लोव ऑयल बोल रहे हैं, इसके साथ भी सेम सीन है। यदि आप एसिड के साथ कांटेक्ट में हो कोई चेंज नहीं, स्मेल जो है या ऑर्डर जो है वो सेम, अरे क्या हो गया, हाँ सेम रहने वाली है। पर यदि आपने किसके साथ इसका कांटेक्ट करा दिया? किसी बेस के साथ कांटेक्ट करा दिया तो ये उड़ जाएगी। सिंपल, बस इतना याद रखना। क्लियर?
तो ये हो गए आपके इंडिकेटर्स। कौन सी चीज हो गया भैया? इंडिकेटर्स हो गया, इंडिकेटर्स। अब नेक्स्ट हमें क्या बात करनी? नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एसिड की। अब ये टाइप्स ऑफ एसिड का मतलब ये नहीं है कि कितने टाइप के होते हैं, हम इस पर बात करने वाले। बेसिकली जब मैं आपसे सॉरी टाइप्स ऑफ एसिड की बात कर रहा हूं तो भाई हमें यह जानना है कि हम इतने सारे एसिड समझते हैं, सुनते हैं, पर यदि हम इनको ढूंढने जाए, यानी कि इनका क्या जानना शुरू कर दें हम? सोर्स कि ये आए कहां से। तो भाई साहब इनके सोर्स यानी कि इनकी जो मिलने का जो सिस्टम है, सोर्स का मतलब क्या होता है? जहां से वो मिले हैं। तो मिलने के हिसाब से, सोर्स के हिसाब से एसिड को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। ये आपको जानना है। पहला ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होता है भाई साहब इनऑर्गेनिक एसिड। अब डिफरेंस क्या है? ऑर्गेनिक एसिड का मतलब वो एसिड जो आपको किस से मिल रहे हो, या तो प्लांट के मटेरियल से या फिर एनिमल्स से। बेटा याद रखना, कोई भी ऐसा एसिड जो या तो प्लांट से मिले या कोई भी एसिड जो आपको एनिमल कैटेगरी से मिल जाए। प्लांट का मतलब फॉर एग्जांपल मैं बात करूं सेव से, सेव में बच्चा एसिड होता है मैलिक एसिड बोलते हैं। सेव हो गया, नींबू हो गया, ये आपको खट्टे देते हैं ना। नींबू की बात समझ लो, अभी आपको मान लीजिए सेव नहीं, टमाटर हो गया, ऑक्सैलिक एसिड वगैरह होते। आप इमली खाते हो, आप अंगूर खाते हो, आप दही खाते हो, ये सब किससे मिल रहे हैं? या तो नेचर से, है ना, यानी कि प्लांट से, या फिर एनिमल प्रोडक्ट है। दूध आया, उसका दही बन गया, वो एनिमल प्रोडक्ट है, हाँ या ना। तो इनमें क्या होते हैं भाई साहब? ऐसे बटर में भी चीजें होती हैं ऐसे थोड़ी सी। पॉइंट क्या है? ये जो एनिमल वाले प्रोडक्ट है या फिर जो प्लांट वाले प्रोडक्ट है, इनमें जो एसिड होता है, इनके अंदर से जो हमें एसिड मिलेगा वो होगा ऑर्गेनिक। वहीं यदि कोई एसिड हमें ऐसे मिल रहा है जो कि मिनरल्स से, मिनरल्स का मतलब मुझे चट्टानों से, पत्थरों से या नॉर्मली अर्थ से मिल रहा है, वो प्लांट से नहीं मिल रहा, वो एनिमल से नहीं मिल रहा, तो आप उस एसिड का क्या नाम रख दोगे? इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड बोल दोगे। क्लियर? अब ये जो ऑर्गेनिक एसिड में बेटा ये चीज याद रखना, ऑर्गेनिक एसिड जनरली ना C और H के चेन में होते हैं। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का ना बॉन्ड होता है, एक चेन होती है। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड जैसे आपने सुना होगा CH3COOH। बेटा इसमें क्या होता है ना, कार्बन हाइड्रोजन की ना चेन चलती है। बेसिकली वो आपस में बंधे होते हैं, ठीक है। पर फिलहाल के लिए बस इतना याद रख लीजिएगा कि C और H जो है वो बॉन्ड करते हैं, उसकी चेन चलती है। क्लियर? अब फटाफट से एक लिस्ट देखते हैं, एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ ये सारे जो आपके सामने अभी एसिड बना के रखे हैं भाई साहब, ये सारे एसिड कौन से वाले एसिड है? वो एसिड है जिनको हम ऑर्गेनिक बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सर ये सारी चीजें हमें किससे मिल रही हैं? या तो प्लांट से या फिर एनिमल प्रोडक्ट से। जैसे कि देखो आप ये विनेगर आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम स्ट्रीट फूड खाने जाते हैं वो भैया लोग सॉस तो डालते ही हैं, पर साथ में एक सफेद कलर का पानी ऐसा डालते हैं ना, विनेगर होता है। एकदम से फिर वहां से आग भी निकलती। तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है भाई साहब? विनेगर में होता है आपका एसिटिक एसिड, नाम लिखा हुआ है। लेमन या कोई भी ऐसा फूड जिसमें थोड़ा सा विटामिन सी वाली चीज है। लेमन अपने आप में विटामिन सी कंटेन होता है, ऑरेंज वगैरह, उसको बेटा हम सिट्रिक फूड बोलते हैं। उसमें होता है क्या? सिट्रिक एसिड। नाम बस याद रखना भी आपको। ग्रेप्स हो गया, या फिर अंगूर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इमली, टैमरिंड जिसको हम बोलते हैं, बेटा उसमें कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है। सिर्फ नाम याद रख लीजिए। वहीं जैसे कि मिल्क है, मिल्क या दही में भी कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी ये वर्ड मिले ना आपको, अरे यार ये हिल जाता है बहुत जल्दी गुरु, जब भी आपको ये वर्ड मिले, कौन सा वर्ड? लैक्ट। जब भी आपको ये वर्ड मिले लैक्ट, समझ जाना कि वहां दूध या दही या फिर किसी डेयरी प्रोडक्ट की बात हो रही है। किसकी? डेयरी। ठीक है, चलो। तो इनमें कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। वहीं जो आपका टमाटर है बेटा, इसमें कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है। फिर आंट यानी कि आपकी चींटी, उसका जो डंक होता है ना भाई साहब, उसमें भी एसिड होता है। इवन आपको पता हो या ना पता हो, छत्तीसगढ़, बालाघाट या जो थोड़े से आदिवासी इलाके होते हैं, वहां क्योंकि खाने पीने की बच्चा कमी होती है ना, आदिवासी हमारे गरीब भाई बहन जो होते हैं उनके पास उतना खाने के लिए नहीं मिल पाता, तो वो लोग क्या करते हैं ना, क्योंकि इस चींटी के अंदर ना, रेड कलर की चींटी स्पेशली, उसके ना चींटी के अंदर एसिड होता है, खट्टापन होता है। अब जैसे आप अचार को खा लेते हो खट्टे होने की वजह से, ये लोग क्या करते हैं, उस चींटियों की ना चटनी बनाते हैं। आपको शायद सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर आपके जो माँ बाप है उनसे पूछेगा, उनको ये पता है कि बालाघाट या फिर जो हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके हैं जो आदिवासी, वो लोग क्या करते हैं, इसकी चटनी बनाते हैं। और ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको पता था कि इसके अंदर खट्टापन है, लेकिन वो अंदर जो खट्टापन है उस चींटी के, वो किस कारण से है? फॉर्मिक एसिड की वजह से। एप्पल में कौन सा एसिड होता है भाई साहब? मैलिक एसिड होता है। बस ये लिस्टिंग है ना।
प्रोटीन्स में अमीनो एसिड होता है, आपके जो यूरिन होता है, यूरिन उसमें भी बेटा यूरिक एसिड होता है। तो कहीं ना कहीं आपको बस इतना जानना था कि ये जो चीजें हमें मिल रही है एसिड, या तो वो प्लांट से मिलेंगी या एनिमल से, उनको हम बोल देंगे ऑर्गेनिक। वहीं यदि गलती से मुझे वो चीज किससे मिल गई, मिनरल से मिल गई, तो उसे हम इनऑर्गेनिक कह देते हैं, जैसे कि आपके सामने ये लिखा हुआ है ना, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। सिर्फ नाम याद रखो, हाइड्रोक्लोरिक क्योंकि हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड क्योंकि हाइड्रोजन है ब्रोमीन है, HI यानी कि हाइड्रो आयोडिक एसिड। ठीक है, फिर हमने ये लिख दिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, है ना, परक्लोरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, बोरिक एसिड। सिर्फ नाम याद रखिए। खासियत ये है इन सब एसिड की, यदि आपने नोटिस किया हो तो मैंने आपको बोला था कि जो ऑर्गेनिक एसिड है, कौन से वाले, ऑर्गेनिक, इसमें ना ऑर्गेनिक, इसमें मैंने क्या बताया था कि कार्बन और हाइड्रोजन की चेन होती है। वहीं जो इनऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक है ना, अरे यार सही से लिखते अपन, इनऑर्गेनिक, इसमें क्या होता है, इसमें आपको यूजुअली कार्बन और हाइड्रोजन की चेन देखने नहीं मिलेगी। आप ध्यान से देखो, यहां आपको कहीं दिख रहा है हाइड्रोजन दिख रहा है, पर कार्बन दिख रहा है क्या, नहीं ना, इसी वजह से। इसमें भी देखिए कहां था हाइड्रोजन के साथ कार्बन, कहां है, नहीं है ना। तो बस ये बेसिक सा फंडा जो है, ये किसका है भाई साहब, ये बेसिक सा फंडा जो है ये है आपका एसिड और बेसिक का डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। समझ जाओ, रुक जाओ, थम जाओ, थम गए, हाँ थम गए। तो जो एसिड और बेस आपने सोर्स के बेसिस पर देखे, पता चला कब ऑर्गेनिक कब इनऑर्गेनिक बोलना है। क्लियर, चलो तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही आपको बतलाने वाला हूं, बहुत ज्यादा भी दिमाग पे जोर नहीं देना है, क्योंकि इसके अगले हिस्से में जब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट बना के दूंगा तो भाई साहब वहां आपको समझना है चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फिर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, और फिर हम बात करेंगे सॉल्ट्स की। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना, बहुत जल्दबाजी में नहीं रहना। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बोलूंगा अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज खुश रहिए। ठीक है, मस्त का मतलब वही था, खुश रहना। चलो फिलहाल के लिए बच्चों बाय बाय। आपके राहुल भैया अभी फिलहाल के लिए आपसे लेने वाले हैं क्या, विदाई। चलिए मिलेंगे बाद में, थैंक यू।